हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूं और इस सेशन में दोस्तों लेखपाल से रिलेटेड हिस्ट्री के यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के और कुछ मेडिवियल हिस्ट्री के यानी कि पुरातन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि हम देखेंगे। वैसे मध्यकालीन और पुरातन इतिहास से इतने प्रश्न दोस्तों पूछे नहीं जाते, फिर भी जितने प्रश्न बनते हैं वह मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिससे एक आधा प्रश्न अगर आ भी जाए तो आपसे गलत ना हो। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम पर आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो सेशन में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रश्नों को लेते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सार्वकालिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो सार्वकालिक मान्यता प्राप्त मतलब अधिकतर लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त है यह काल। कौन सा काल है? तो वह है 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले यानी कि बिफोर क्राइस्ट। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है और अब इसे बहुत से लोग सरस्वती सभ्यता भी कहने लगे हैं। सरस्वती नदी के किनारे ही यह सभ्यता बसी थी और यह सभ्यता निरंतर जो एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसको चैलेंज कर रही है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य इससे हमें ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, तो खैर अभी बहुत सारे इतिहासकारों का इस पे विभेद है, इसके मत को लेकर के डिबेट चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी धातुएं प्राप्त हुई लेकिन लोहा नहीं प्राप्त हुआ। कौन सी धातु, अगर ऐसे पूछा जाए कि कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई, तो वह है लोहा। याद रखेंगे, लोहा हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं। ठीक है, बाकी सारी धातुएं प्राप्त हुई थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता, तीनों नाम इसी के हैं। निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, अनाज बेचते थे। ठीक है, मिस्र सभ्यता समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दोस्तों पुरातन सभ्यता है और इसके भी कई सारे पिरामिड्स हैं, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसकी समकालीन थी। चीन की सभ्यता भी समकालीन थी। ग्रीस की सभ्यता समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो ग्रीस की सभ्यता समकालीन नहीं थी। आप देखिए, पाश्चात्य जगत की सर्वाधिक पुरातन सभ्यता जो है वो ग्रीस की सभ्यता है और ग्रीस की सभ्यता भी इसके समकालीन नहीं थी, बहुत ही ज्यादा पुरानी है ग्रीस की सभ्यता से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। याद रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हालांकि फेमस कौन हुआ था? फेमस हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा था और इसका नाम था अली गुरशास्प। याद रखेंगे नाम, अली गुरशास्प। बाद में इसने अपना नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी रख लिया। इसने क्या किया था? इसने घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा और आर्मी को सही से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था। साथ ही साथ आर्मी को ड्रेस प्रोवाइड की थी। ड्रेस प्रोवाइड करने के साथ साथ आर्मी में भर्ती करने के लिए भी इसने बहुत सारे अभियान चलाए। इसने यह भी कहा कि जो बूढ़े हैं, पहले क्या होता था, युद्ध होता था तो सभी लोग तलवार लेकर के निकल पड़ते थे लड़ने के लिए। इसने कहा बूढ़े, बच्चे, किशोर ये सब नहीं लड़ेंगे, जो योग्य होगा वही युद्ध में लड़ने के लिए जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे। चलिए, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी किसमें? तो केवल राजवंशों में, केवल निर्धन वर्ग में, केवल अभिजात कुलीनों में, केवल शूद्रों में? तो दोस्तों बहुविवाह की प्रथा केवल राजवंशों में ही प्रचलित थी वैदिक काल में। ठीक है, याद रखेंगे, वैदिक काल में राजवंशों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुई?
तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। यह प्रतिबंधित हो गई 1829 में। ठीक है, 1829 में सती प्रथा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई अंग्रेजों द्वारा। और दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयास इसमें काफी महत्वपूर्ण है। अकबर द्वितीय एक मुगलिया शासक था। इसने क्या किया था, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपना दूत बना करके भेजा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास, और इन्हीं के प्रयासों की वजह से सती प्रथा का उन्मूलन हो पाया। भक्ति आंदोलन आदि पुरुष, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन और सन्यासी विद्रोह, इन दोनों में बहुत अंतर है। सन्यासी विद्रोह दोस्तों शुरू हुआ था रानी चौधरानी इसका नेतृत्व कर रही थी, और यह अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासियों द्वारा चलाया गया एक विद्रोह था, साधु सन्यासियों द्वारा। जबकि भक्ति आंदोलन क्या था कि भक्ति को पूरी तरह से समाज में प्रचलित करने के लिए यह आंदोलन चला। तो इसके आदि पुरुष कौन है? इसके आदि पुरुष थे शंकराचार्य। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य। पूरे भारत का भ्रमण इन्होंने किया, पैदल यात्रा की, जगह जगह जाकर के लोगों को प्रेरित किया, भक्ति आंदोलन चलाया और बौद्धों के साथ बहुत अलग अलग स्थानों पे इन्होंने वाद विवाद किया। ठीक है, शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उनको पराजित करके वैदिक धर्म की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? नेशन, प्राइड तनिल्लम, देशम पेरिडू, विंग्स ऑफ फायर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित उनकी जीवनी है या उनकी आत्मकथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों भर्त्सना करने वाला शासक अकबर था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और सती प्रथा के लिए प्रयास करने वाला, उसको खत्म करवाने का प्रयास करने वाला शासक था अकबर द्वितीय। तो अकबर और अकबर द्वितीय बहुत ही दोस्तों दोनों में भेद है, दोनों का काल बहुत ही ज्यादा अलग है। खैर उसी के खानदान से अकबर द्वितीय भी आता था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को नियुक्त किया था अपनी तरफ से, उनको राजा की उपाधि दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही सती प्रथा का उन्मूलन हो पाया था। तो अकबर ने भर्त्सना की थी। ये वो वाला अकबर नहीं है, ये अकबर है जो जहांगीर का पिता था। ठीक है, जहांगीर जिसका बेटा था, ये वो वाला अकबर है। ठीक है, इसने सती प्रथा की भर्त्सना की थी और इसने दीन इलाही नाम का एक धर्म भी चलाया, जिसका एकमात्र फॉलोअर अकेले ये खुद था और साथ ही साथ इसका एक मंत्री था, उसका नाम बीरबल था। बचपन का नाम उनके महेश दास था। तो अकबर और महेश दास यानी कि बीरबल, इन दोनों ने ही दीन इलाही धर्म को फॉलो किया था, बाकी इसका कोई फॉलोअर नहीं हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ? तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह 1562 में हुआ। ठीक है, और जोधाबाई और अकबर का विवाह हुआ था। आमेर राज्य की थी जोधाबाई और अकबर का विवाह 1562 में हुआ। चलिए बाबर की मौत कब हुई? दोस्तों बाबर की मौत हो गई थी 1530 में। ठीक है, याद रखेंगे, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर के बाद इसके सिंहासन पर कौन बैठा? दोस्तों देखिए, हुमायूं का बेटा था अकबर, और अकबर का जो पुत्र था उसका नाम सलीम था, और सलीम नाम रखा था उन्होंने दोस्तों सलीम चिश्ती के नाम पर। खैर बाद में उसने अपना नाम जहांगीर रख लिया। तो अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। तो शाहजहां जहांगीर के बाद बैठा सिंहासन पर। जहांगीर के राज्य में दोस्तों चित्रकला अपने चरम पर थी, न्याय व्यवस्था अपने चरम पर थी। जहांगीर ने अपने राज्य के बाहर दोस्तों विशाल घंटा लगा रखा था, घंटे लगवा रखे थे जिसमें रस्सियां लगी थी। रस्सियां कोई भी खींचे, कोई भी सामान्य व्यक्ति खींच सकता था रस्सियों को, जिससे घंटा बज उठता था। और फिर उसके बाद जिसने भी घंटा बजाया होता था उसे ले जाया जाता था। तो दोस्तों न्याय का सरबराह कहा जाता था इसको। तो जो भी घंटा बजाता था उसको न्याय के लिए बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि गधे ने घंटा बजा दिया, ठीक है, घोड़े ने घंटा बजा दिया किसी भी तरह से, तो उसे भी प्रस्तुत किया जाता था जहांगीर के सामने। ऐसा पुराने चित्रों में अंकित है कि जहांगीर न्याय कर रहा है गधे के साथ, घोड़े के साथ। ठीक है, तो जानवरों के साथ भी न्याय करता था। तो
जहांगीर के बाद उसके सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच गई। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था ताजमहल को, और ताजमहल शाहजहां के काल में ही बना था। ठीक है, याद रखेंगे। भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है कबीरदास को। कबीरदास को भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। ठीक है, चलिए। भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में 8वीं शताब्दी में ही हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अशोक किस वंश से संबंधित था? दोस्तों, अशोक बिंबिसार का बेटा था और अशोक संबंधित था मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन दोनों के प्रयासों से ही दोस्तों नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश आगे बढ़ा। और मौर्य वंश जब शुरू हुआ तो बाद में जब इसका एक तरह से मृत्यु का काल आया तो वह जैन धर्म स्वीकार कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक ने स्वीकार किया था बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वीकार किया था जैन धर्म, और श्रावण बेलगोला में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? तो वैदिक काल, मुगल काल, मौर्य काल या गुप्त काल? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। गुप्त काल को दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त के काल में ही कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसे बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले थे रामानंद दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए थे। ठीक है, निम्बार्काचार्य दोस्तों यह शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के। याद रखेंगे, निम्बार्काचार्य शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के। अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य कौन थे? तो अद्वैत वेदांत के प्रणेता और प्रसिद्ध शैव आचार्य थे आदि गुरु शंकराचार्य। इन्होंने ही अद्वैत का सिद्धांत दिया कि परमात्मा और आत्मा में कोई भी भेद नहीं है, अद्वैत है। ठीक है, और माया भी ईश्वर की एक शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संतों में जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सूफी संतों में जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, मुरीद कहा जाता था। जैसे अमीर खुसरो ख्वाजा निजामुद्दीन के मुरीद थे। ठीक है, तो सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। सन 1601 में किस शासक ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो दोस्तों, अकबर ने मिलाया खान देश को मुगल साम्राज्य में। ठीक है, मुअज्जम पुत्र था औरंगजेब का। औरंगजेब के बाद गद्दी पर वही बैठा। ठीक, और इसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बहादुर शाह प्रथम। और इसे लोग दोस्तों शाह बेखबर भी कहते थे। शाह ए बेखबर, क्योंकि ये ज्यादा दोस्तों खोज खबर नहीं रखता था अपने साम्राज्य की। ठीक, भोग विलासिता में ही लिप्त रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, राणा कुंभा जी ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी, वह आज भी मौजूद है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिससे दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई और मुगल सल्तनत शुरू हो गई। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की? दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। चलिए
निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था दोस्तों खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक था फिरोज तुगलक, और यह बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो पागल राजा कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ले जाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। ठीक है, तो फिरोज तुगलक इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में किसी शासक के पास यदि सबसे अधिक गुलाम थे तो वह फिरोज तुगलक के पास ही थे। तो सबसे अधिक गुलाम किसके पास थे? फिरोज तुगलक के पास थे। और इन्हीं गुलामों के लिए एक मंत्रालय का निर्माण इसने किया था जिसे कहते थे दीवाने बंदगान। तो बहुत ज्यादा इसके पास गुलाम थे। साथ ही साथ यह बहुत ज्यादा चैरिटी भी करता था। किसी की शादी ब्याह किसी का नहीं हो रहा तो बहुत ज्यादा धन दे देता था और गरीबों को धन बांटा करता था। तो इस तरह से धन बांटने की इस प्रक्रिया के लिए उसने एक और मंत्रालय बनाया था, उसे कहते थे दीवाने खैरात। दीवाने खैरात याद रखेंगे दोनों कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान दोनों चलाया था। सबसे अधिक गुलाम रखने वाला फिरोज शाह तुगलक और साथ ही साथ जौनपुर शहर की स्थापना करने वाला भी फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते 25वें प्रश्न की तरफ। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ही कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों यहाँ थे हिस्ट्री से रिलेटेड 25 प्रश्न जो कि मिडिवियल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस्ड थे। और इसी तरह के सेशंस के साथ हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।